कोई किसी से पूछता है कि आप क्या करते हो तो वो कहता है जी मैं खेलता हूँ। नहीं, वैसे क्या करते हो? अभी हम विराट कोहली को तो हम बोलते हैं देखो वो इतने रुपए मिल रहे हैं वो खेलने के। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पहले हमको विराट कोहली और सचिन सर के माँ बाप की तरह बनना पड़ेगा। हमारे इतना बनकर मत रह जाना। खेलकूद अपनी जगह है, लेकिन पढ़ोगे लिखोगे तो किसी लायक बनोगे, समझे? जो सर टैलेंटेड तो होते हैं बट लेजी होते हैं, उनका एंड क्या होता है? वो अगर अच्छे गाइडेंस में अगर किसी के आ गए, किसी भी अच्छे गुरु के गाइडेंस में आ गए, कोच की गाइडेंस में आ गए, तो उनका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। लूंगा भी पृथ्वी शॉ का नेचुरल टैलेंट, उन्होंने वो डिसिप्लिन नहीं था इसलिए वो टीम से बाहर हो गए। सपना रुक भैया नहीं। फेलियर से ज़्यादा मुझे लगता है आजकल सोशल मीडिया पे ट्रोल होने का भी एक डर सब लोगों में रहता है। एक्चुअली जब मैं ट्रेनिंग में था, हमारे जो कोच सर थे वो यही बोलते थे कि बेटा आप लोग जो हैं ये जो खेल वाला न्यूज़पेपर होता है ना उसको मत पढ़ा करो। आपने सितारे जमी पे मूवी देखी है? जी, उसमें कोच थे उनके आमिर खान। रिलेट करा आपने थोड़ा बहुत अपने आप को उससे? नहीं? आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले उस टॉपिक पे जो हर एक घर, हर एक बच्चे, हर एक सोसाइटी में सबसे ज़्यादा कॉमन, ट्रेंडिंग, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी है, वो है क्रिकेट। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं यूसुफ पठान और इरफान पठान के हेड कोच, उनकी एकेडमी के हेड कोच अभिषेक कुमार। उनसे सीखेंगे, उनसे बात करेंगे कि कैसे स्टूडेंट्स को वो ट्रेन करते हैं, स्टूडेंट्स का माइंडसेट क्या होता है, कैसे सिलेक्शंस होते हैं, कैसे कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, कुछ का नहीं हो पाता है। सेम बेंच सेम क्लास में बैठे हैं बट कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते हैं। तो रीज़न क्या है, इनसाइट्स समझेंगे और कुछ उनसे उनके टिप्स ज़रूर लेंगे, ताकि जो पेरेंट्स हैं अगर उनका बच्चा खेल रहा है तो उनके काम आ सके। अगर कोई बच्चा है वो कुछ बनना चाहता है, वो उससे कुछ सीख सके, तो उनके एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने क्या एक्सपीरियंस लिया है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। मेरा जो एपिसोड मेरे लिए बहुत कह सकते हो कि इंटरेस्टिंग है, बड़ा कुछ सिखा के जाएगा। एंजॉय करिए, कमेंट्स करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज। देखिएगा क्या हम लोग मिस्टेक करते हैं और क्या हम लोग बेटर कर सकते हैं। बाकी प्लीज आप सजेस्ट करिएगा कि आपके अकॉर्डिंग और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे गेस्ट हैं जिनको हम आपके साथ आपके रूबरू ला सकते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स आप सजेस्ट करते हो जिसपे हम लोग आप लोगों के लिए एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। थैंक यू। सर, इंडिया में एक सबसे कॉमन सवाल है, पढ़ाई करें या स्पोर्ट्स। आप ग्राउंड रियलिटी देखते हो, आप इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करते हो? आपके अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट को पढ़ाई और स्पोर्ट्स को कैसे अलग अलग लेके चलना है, या फिर साथ में भी लेके चलना है तो कैसे चलना है? एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने खुद अपने लाइफ में किया कि पहले तो हम लोग का जो कल्चर है हमारे इंडिया का कि बच्चे को पढ़ाई करना है शुरुआत में। अगर उसका विजन ऐसा है कि वो खेल सकता है या खेल में अच्छा है तो गार्जियन बोलते हैं ना कि ये नेचुरल है, या फिर इसको ये खेल सकता है, इसको मेहनत करेगा आगे जाए। एक लंबा टाइम तो पेरेंट्स को ये समझने में लग जाता है कि मेरा बच्चा खेल सकता है। हाँ, इसमें हम लोग काफ़ी पीछे हैं इसी चीज़ में, क्योंकि हम बच्चे का जो फ्यूचर जो तय करते हैं वो आफ्टर 12th तय करते हैं कि अब उसको करना क्या है। तो उसके बाद में अब 12th के बाद में कोई बच्चा अगर वो खेल में आएगा या वो एजुकेशन में जाएगा तो उसके लिए बहुत जो है टिपिकल हो जाता है फिर अपना करियर सेव करना। इसी तरह जैसे कि जब मैंने देखा कि 12th के बाद मुझको क्रिकेट में आना है, क्योंकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो 12th के बाद जब आना है हमको खेल में, तो फिर वहाँ पे कुछ समय के बाद ही जो एक नॉर्मल सी होती है कि लाइफ को सेटल करना भी है, दोनों चीज़ें साथ में लेके चलना बहुत टफ हो जाता है फिर। तो एजुकेशन को आपको लेके चलना है, एजुकेशन और स्पोर्ट्स को बराबर में। लाइक अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो भी आपको 50% और 50% पढ़ाई, 50% स्पोर्ट। बट पेरेंट्स की तरफ से सर 90% ऐसा होता है कि स्पोर्ट्स को बैकअप लेके चला जाता है कि स्पोर्ट्स एक बैकअप है। बट जैसे वो कहता है ना कि मतलब कोई किसी से पूछता है कि आप क्या करते हो तो वो कहता है जी मैं खेलता हूँ। नहीं, वैसे क्या करते हो? जी, एक ये सवाल होता है, पूछते हैं। तो वो वैसे क्या करते हो को ज़्यादा लेके चला जाता है आगे, और स्पोर्ट्स को एक बैकअप। आपके अकॉर्डिंग कैसे करना चाहिए स्टूडेंट्स को
पेरेंट्स को कन्विंस और पेरेंट्स को स्टूडेंट्स को कन्विंस कैसे करना चाहिए? उसके लिए एक बहुत सिंपल सा चीज़ है कि अगर हम स्पोर्ट्स को, सबसे पहले तो हमको स्पोर्ट्स को ना बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होकर नहीं करना है, क्योंकि आप अगर प्रेशराइज होकर करेंगे तो उसमें फिर कहीं ना कहीं आप फंस जाते हो। ज़्यादा प्रेशर लेके फिर चीज़ें आसानी नहीं होती हैं। तो उसी तरह से जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा कि कैसे हम दोनों को लेके चल सकते हैं, कोई गार्जियन पूछते हैं, एक्चुअली आजकल ये भी होता है ना कि अगर किसी ने पूछ लिया आपका बच्चा के खेल रहा है, तो उसमें गार्जियन समझते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं हमने क्या क्वेश्चन कर दिया। अगर बच्चा उनका बोलते हैं क्या कर रहा है, बीटेक कर रहा है या कोई बड़ा वो कर रहा है लाइक आईआईटी में, हमें उनकी थोड़ी हाँ वो होती थोड़ा, है। हाँ जी, थोड़ा सा वो रहता है। लेकिन हम लोग अभी इसलिए पीछे हैं थोड़ा सा कि स्पोर्ट्स का एक अलग बैकग्राउंड है। अभी हम विराट कोहली को तो हम बोलते हैं देखो वो इतने रुपए मिल रहे हैं उनको खेलने के, बट हमको बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पहले हमको विराट कोहली और सचिन सर के माँ बाप की तरह बनना पड़ेगा। तो उनको कन्विंस करने के लिए हमको सबसे पहले ये बताना होगा कि स्पोर्ट्स में भी करियर है, लेकिन अगर अच्छी गाइडेंस है तब। गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लाइक मुझको शुरुआत में ही अगर गाइडेंस मिल जाता तो चीज़ें और अलग होती। मैं सर आप ही के एग्जाम्पल से लेके चलता हूँ, जितना आप बता पाए। मैं आपको प्रेशराइज नहीं करूँगा, बट जितना आप बता पाए, आपको क्या लगता है कि आपने क्या गलती करी या फिर आपने क्या अच्छा करा? क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन आपको देख रहा है, ठीक है, एक स्पोर्ट्समैन कह लो या फिर स्पोर्ट्स जिसको कैरियर में लेके चलना चाहता है, ठीक है, वो आपको सुन रहा है, आपके एक्सपीरियंस को सुन रहा है। 14-15 साल उसकी एज है, प्लान है मुझे क्रिकेट को कैरियर बनाना है। स्टेप बाय स्टेप आप अपने एक्सपीरियंस से क्या गाइड करोगे? एक्चुअली अंडर 15 का अगर बच्चा है तो उसके पास में बहुत सारे ऑप्शन है। लाइक कि हम लोग का जो होता है ना, स्टार्टिंग होती है मेल जो बॉयज़ में, तो अंडर 14 सबसे पहला बोर्ड ट्रॉफी का पहला जो रहता है फेज वो रहता है अंडर 14, 14 साल से कम बच्चे जो होते हैं। उसके बाद में अंडर 16, तो जो 15 साल का बच्चा है, अगर वो बच्चा है तो उसको एक साल में हम अंडर 16 में पॉसिबिलिटी नहीं खिलाने की। तो उसके लिए हम कम से कम 3 साल का एक मैक्रो साइकिल होता है, ये ट्रेनिंग का पार्ट है ये। 3 साल का? हाँ, जैसे होता है कि मैक्रो साइकिल मीन्स जो भी 1 साल से बड़ा जो भी साइकिल होता है ट्रेनिंग का प्लान जो होता है, एक होता है बहुत शॉर्ट वाला होता है वीकली, एक मंथली, एक ईयरली। तो ईयरली वाला प्लान उस पर हम लोग उस पर काम करेंगे। तो 2 साल के बाद में, क्योंकि हमको उसको ट्रेनिंग में भी परफेक्ट करना है, पहले उसको प्रॉपर स्किल सिखानी है, उसको स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग भी करानी है, तो वो सारी चीज़ करने के बाद 2 साल में वो परफेक्ट हो पाएगा कि कहीं ना कहीं खेलने के लिए खेल पाए वो। जी, तो वो अंडर 19 एज ग्रुप के लिए तैयार हो सकता है। आपके अकॉर्डिंग अगर कोई बच्चा 14-15 साल का है तो वो अंडर 16 ना देख के अंडर 19 देखे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अंडर 16 आपके पास में 2 साल में आप इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं हो पाओगे कि अंडर 16 में परफॉर्म कर पाओ 1 साल के अंदर, क्योंकि आप ऑलरेडी 15 साल के हो। आपको ट्रेनिंग में हम जब ट्रेनिंग कराएंगे तो उसके बाद में फिर आप 1 साल में पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप स्कोर कर पाओ, मीन्स परफॉर्म कर पाओ एज ए बॉलर, एज ए बैट्समैन, किसी भी कंडीशन में पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई नेचुरल होता है ना प्लेयर की गॉड गिफ्टेड। ये इसी पे मेरा सवाल है जी। आप कोच हो सर, आपके पास बहुत सारे बच्चे आते होंगे, एक रैंडम स्टूडेंट्स आपके पास आता है और आपको कहता है कि मुझे क्रिकेटर बनना है। आपके कौन सा चश्मा लगाते हो आप, या कौन सा पैरामीटर सेट है जिससे आपको लगता है कि ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? गॉड गिफ्टेड है, नेचुरल है, या ट्रेनिंग चाहिए? थोड़ा सा समझाइए ना इसको सिंपल लैंग्वेज में। उसको ऐसा होता है कि जैसे कोई भी बच्चा हमारे पास में लाइक 15 साल का आया, हमने पहले से कुछ सारे बच्चे आते हैं, मैक्सिमम वो खेलने आते हैं, आईपीएल का ड्रीम लेके आते हैं, आईपीएल। अच्छा। हाँ सारे। अच्छा। कुछ गार्जियंस भी पूछते हैं क्या सर हमारा बच्चा आईपीएल खेल पाएगा? तो मेरा सिंपल तक ये होता है उनके लिए आंसर कि आप इतना ज़्यादा बर्डन लेके जाओगे। आपने आईपीएल कोई छोटी चीज़ नहीं है। आईपीएल मीन्स कि आप जो है इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो अगर आप आईपीएल खेल रहे हो, क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे आपके इंडियन प्लेयर्स रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो फिर उतना बड़ा ड्रीम, अगर इतना बड़ा बर्डन आपने बच्चे के ऊपर डाल दिया, वो बच्चा बिना फन के कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं कोचिंग ट्रेनिंग में, बच्चा भाई 15 साल का आया, अब उसको हमने ट्रेनिंग शुरू किया देना, तो जब ट्रेनिंग हम उसको देंगे तो उसको हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि आपको इंडिया की तैयारी करनी है।
हम उसको स्टेप बाय स्टेप, जैसे लाइक हमको जब छत पे पहुंचना होता है तो सीढ़ी 1 बाय 1 चढ़ते हैं हम लोग, एक साथ नहीं चढ़ जाते हैं। उसी तरीके से उसको भी हमको वहाँ से 1 बाय 1 स्टेप के हिसाब से चलाना है उसको। और आपको सर कैसे पता चलता है, मतलब आप एक कोचिंग चलाते हो, जी बिजनेस है आपका, जी आपको कैसे पता है सर कि ये कर पाएगा या नहीं? क्या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको आप मना भी कर देते हो? बिल्कुल, ऐसा मैं अभी तक इसलिए मना नहीं करता हूँ। अगर किसी को भी मना करूँगा किसी स्टूडेंट को, तो उसको लगेगा कि सर ने क्यों मना किया। अभी मेरे साथ में एक्चुअली मैं पहले तो प्रॉपर प्रोफेशनल प्लेयर ही था। उसके बाद में जब मैं LNIP ग्वालियर, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है MP में, ग्वालियर में, जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे वहाँ जाके ये समझ में आई कि एक खिलाड़ी के लिए भी एजुकेशन का क्या रोल है। जब मैं वहाँ पे गया, शिक्षा का रोल जब मुझे पता लगा, तो फिर मैंने देखा कोई भी बच्चा जब आएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स केवल आपको, हमें केवल कैरियर के लिए लेके नहीं चलना है। अगर आप ग्राउंड पे कोई बच्चा आता है तो वो फिजिकली भी फिट होता है, मेंटली फिट होता है, अपनी बीमारियों से बचता है और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि स्पोर्ट्स में आपको हर दिन चैलेंज है। आज आपने मैच खेला, आपके पास नया चैलेंज है। कल आपने मैच खेला, चैलेंज चेंज हो गए। लाइक आज आपने पहले बैटिंग किया, कल आपने जो है बाद में करें। आप जो है चेस कर रहे हैं। तो पहले माइंडसेट क्या है, हम पहले बैटिंग कर रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है, हमें 50 ओवर खेलना है। लेकिन जब हमें पता लगा कि हमको 50 ओवर में 350 का टारगेट है, 350 रन बनाने हैं, तो फिर वहाँ पे चैलेंज बढ़ जाते हैं। फिर वो चैलेंज चेंज हो गया। उसी टाइप में थेरेपी का काम भी करता है जी। क्रिकेट एक थेरेपी का काम भी करता है। बिल्कुल 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 थेरेपी का काम करता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्रिकेट से जो ख़त्म भी हो जाती हैं। लाइक जैसे कि आपने देखा हो, स्पोर्ट्समैन बहुत मस्त रहते हैं। वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा था अभी कुछ टाइम पहले, आपने देखा था, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा वो परेशान दिख रहे हों। रील्स बना रहे होते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्पोर्ट्स हमको ये सिखाता है कि आपको चैलेंज जो मिलते हैं उनको कैसे ओवरकम करना है, कैसे उस चीज़ को बाहर खत्म निकलना करना है है। उससे। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो जो आपका जो क्वेश्चन था कि 15 साल वाला बच्चा जब आता है, या फिर उनको हम कैसे चेक करते हैं। बच्चा हमारे पास कोई भी आया, हमने उसको नॉर्मली एक वीक उसको देखा कि इसका इंटरेस्ट क्या है। ये फन के लिए आया है हमारे पास में, गोल क्या है? ये फन के लिए आया है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं कुछ करना चाहता जी जी, या फिर करना चाहता है। मैंने उसको कोई चीज़ बताई, अगर बच्चा करके अगले दिन आ गया, सर वो आपने जो बोला था मैंने वो कर लिया, तो मतलब वो सीरियस आप चेक कर लो। मैंने देखा कि हाँ इसने ठीक किया है, इसने अगर कोशिश भी की है, इट मीन्स ये डेडिकेट है। उस हिसाब से देखने, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हमने उनको बता दिया उन बच्चों को, बेटा आपको ड्रिल करनी है, आपको ये घर पे जाके ड्रिल करनी है 10 मिनट 20 मिनट और वीडियो बना के भेजना है। अब 50 बच्चों में मुश्किल से 20 बच्चे ड्रिल भेज रहे हैं वापस मुझको। इट मीन वो 20 जो हैं डेडिकेट हैं, वो 30 हैं, उनको मुझे किसी तरीके से करना है। उनमें भी 30 में मुश्किल से 5 या 10 हो पाते हैं बचे हुए। उनको फिर मैं बोलता हूँ आप पढ़ाई भी करो और खेल भी खेलो। फिर उनको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के ट्रायल दिलाते हैं। लाइक हमारा LNIP हो गया, AMU भी है, AMU जो है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, BHU। तो इन यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कोटे से आपको वहाँ पे एडमिशन मिलते हैं। जैसा TMU में भी था, TMU में था तो वहाँ पे हम लोग को स्कॉलरशिप मिलता था। अगर आप नेशनल प्लेयर हो तो आपका 80% फ्री है। अच्छा। हाँ जी, जैसे इस समय करंट में जो एक वो मोटिवेशन का भी काम करता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभी करंट में छोटी सिस्टर है जो हमारी वैष्णवी मिश्रा, तो वो भी पंजाब LPU में है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। इस समय तो उसको स्पोर्ट्स कोटा से मिला है, वो 3 टाइम नेशनल प्लेयर है। अच्छा। जी जी जी, वॉलीबॉल से। और वो वहाँ पे उसको 100% स्कॉलरशिप पे एडमिशन मिला है। सर आपके इसी सवाल से एक जुड़ा हुआ सवाल और, स्पोर्ट्स का डिसिप्लिन और क्लासरूम के मार्क्स, इन दोनों में से ज़्यादा टफ क्या है? और स्पोर्ट डिसिप्लिन, क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन ऐसा पार्ट है। आप अभी भी आप देखते हैं कि चाहे विराट कोहली हैं, चाहे सचिन सर हैं। सचिन सर ने अपना लास्ट वनडे खेलने से पहले भी, लास्ट टेस्ट खेलने से पहले, सॉरी लास्ट एक सर और आपने 2 बार ऐसा किया है कि उनको विराट कोहली और वो सचिन सर, ऐसा क्यों सर? जी, वो विराट कोहली और दूसरे सचिन सर क्यों? एक्चुअली सचिन सर इज द गॉड ऑफ क्रिकेट, वो भगवान है क्रिकेट के। बाकी विराट कोहली जो हैं वो एक्चुअली लाइक हम लोग कभी बहुत ज़्यादा, जब हम भी उसमें खेल ही रहे थे, तो वो अंडर 19 2008 में उन्होंने वर्ल्ड कप जो 2008 में चैंपियन हुई थी,
इंडिया अंडर-19, तो कैप्टन थे विराट। तो उस समय ऐसा है ना, विराट कोहली को जो है जो रहता है कि सर, और उसमें कहने का सेम एज है और हाँ मे भी बोल सकता कि एज का बहुत ज़्यादा फैक्टर नहीं, फिर साथ में जो मतलब साथ का मतलब देखते रहते हैं तो थोड़ा सा। हाँ जी। ठीक है, आप कंटिन्यू करिए प्रिया। उसमें क्लासरूम में क्या है कि वहाँ पे हमको केवल अपना माइंड का फोकस करना होता है मेनली, लेकिन स्पोर्ट्स जो डिसिप्लिन वाला जो पार्ट है हमारा, वो इतना इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें हमको हर दिन और हर मिनट आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना होता है। मैच में आपको अवेयर रहना है, आपको ग्राउंड पे अवेयर रहना है, ऑन टाइम आना है, आपको ऑन टाइम वापस भी जाना है, आपको अपने डाइट का विशेष ध्यान रखना है एज ए स्पोर्ट्स पर्सन। अब पढ़ाई में कैसा है, क्या है कि अगर हम खाना टाइम तो नहीं भी खा रहे हैं, फिर भी क्या है हमको कहीं ना कहीं ऊर्जा मिलती रहती है। लेकिन स्पोर्ट्स में अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपके बहुत परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्योंकि आपकी बॉडी वर्क नहीं करेगी उतना अच्छा, रिएक्ट नहीं करेगी, तो फिर कहीं ना कहीं आपको परेशानी होनी है। ठीक है, आपने सर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ आपने देखा है उनको लाइव। आपको क्या लगता है सर कि टैलेंट जो होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है या फिर डिसिप्लिन? मेरे अकॉर्डिंग डिसिप्लिन और हार्ड वर्क। ओके, जी। नेचुरल टैलेंट नहीं? नेचुरल टैलेंट है, नेचुरल टैलेंट जैसे मैं एग्जांपल दूंगा अभी पृथ्वी शॉ का। नेचुरल टैलेंट बहुत पहले से इतना जल्दी डेब्यू किया इंडिया के लिए, बट उन्होंने वो डिसिप्लिन नहीं था, इसलिए वो टीम से बाहर हो गए। क्या मतलब आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम नेचुरल टैलेंटेड होते हैं, हम मेहनत कम करके आते हैं, हमको चीज़ों की अहमियत नहीं पता होती। लाइक अभी यशस्वी जायसवाल, उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा है, आपने सुना होगा, टेंट में भी रहे हैं, बहुत मेहनत की है। तो अब उनको पता है ना कि वो कितना मेहनत करके आए, अब हमको आगे कहते हैं उसको मेंटेन करके रखना है। तो उसी वजह से मैं वो भी शौक आपको लगता है कि उसे मेंटेन नहीं कर पाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने डिसिप्लिन बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया, कहीं से भी फॉलो नहीं किया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों वो अभी उसमें ड्रग्स के उसमें भी जो है 1 साल का बैन लगा था उनके ऊपर, सुना मैं 1 साल का बैन लगा था। तो आप एज ए स्पोर्ट्स पर्सन ऐसा काम नहीं कर सकते। आप देखो जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, आप देखो सचिन सर का नाम मैं हमेशा लेता हूँ, उन्होंने कितना डिसिप्लिन को फॉलो किया कि 3-3 घंटे उन्होंने जब प्रैक्टिस की है, जब उनका लास्ट टाइम था, जब फाइनल टेस्ट खेलने से पहले उन्होंने 3 से 4 घंटे का हर दिन सेशन लिया है, उस एज में नियर बाई 40 ईयर्स। और एक उनके दोस्त थे जो आज नशे और उसमें पड़े हुए हैं, विनोद कांबली विनोद की बात कांबली करें। जी बिल्कुल। वो भी दोनों एक लाइव एग्जांपल है। और सचिन सर ज़्यादा टैलेंटेड थे विनोद कांबली के, लेकिन फ़र्क क्या है? डिसिप्लिन। बिल्कुल। ठीक है, जो सर टैलेंटेड तो होते हैं बट लेजी होते हैं, उनका एंड क्या होता है? वो अगर अच्छे गाइडेंस में अगर किसी के आ गए, किसी भी अच्छे गुरु के गाइडेंस में आ गए, कोच की गाइडेंस में आ गए, तो उनका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। योगराज सिंह की तरह? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन सर सचिन सर के बेटे भी उन्हीं से सीखे हैं, मैंने सुना है। नहीं सीखे नहीं, अभी गए हैं वो उनके पास। अच्छा, अभी गए हैं। जैसे क्या लगता है सर आपको, मतलब उनके पापा, मतलब सचिन सर और उनके बेटे में मतलब कोई कंपैरिजन है? क्या क्या रीजन लगता है आपको? मतलब रीजन थोड़ा सा ये लगता है कि जो सिल्वर स्पून है, बोल सकते हैं, जो फादर इतने टैलेंटेड और इतना मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन अगर बेटा नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं फादर का जो टैग होता है ना, उसकी वजह से बहुत सारे प्लेयर्स हैं, आप देखते होंगे रोहन गावस्कर, हाँ वो भी सुनील सर के बेटे जो हैं, सर के बेटे। बिल्कुल उनका भी है, मतलब बहुत सारे देखें। लेकिन ये हमारे इंडिया में ही कल्चर ये वाला है। अगर आप ये फॉरेन में चले जाइए तो आप देखिए जो सैम करन है, टॉम करन, 3 भाई हैं, तीनों भाई इंटरनेशनल खेल रहे हैं। एक जिम्बाब्वे से खेल रहे हैं, बाकी 2 इंग्लैंड से खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में मिचेल मार्स हैं, शॉन मार्स हैं, इनके फादर भी, वो जितने भी लोग हैं वो सबके सब बच्चे खेल रहे हैं अभी दक्षिण रीजन अफ्रीका। क्या लगता है आपको, कहाँ हम लैग कर जाते हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम एक्चुअली हम लोग के यहाँ ऐसा है ना कि हम लोग शुरू से बहुत ज़्यादा मेहनत तो करते नहीं हैं, फिर फादर का जो टैग होता है उसके साथ जीते हैं। अगर हम लोग प्रॉपर अपने आप मेहनत करें। आपके कहने का मतलब है अगर अर्जुन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर के बेटे ना होते जी, तो वो आज अच्छा कर रहे होते हैं? ज़्यादा मेहनत करते, ज़्यादा मेहनत करते? ज़्यादा अच्छा करना बुरा करना उसका वो नहीं है, पर लेकिन वो ज़्यादा मेहनत करते। ये है, जब मेहनत, जैसे कि जब हमको पता है कि हम एक गांव से निकले हैं, कोई पहचान नहीं थी हमारी,
बैकग्राउंड नहीं था, तो हमको हर चीज़ खुद ही हर जगह अपनी बनानी थी मेहनत करके। अगर हम 50 बना रहे हैं तो हमको पता है कि हमें टीम में जाना है, तो हमको 100 बनाना ही है, तो उसके लिए दिन रात एक करना था, मेहनत करनी थी। अगर हमारे पास टैग होता, कोई भी ऊपर से हाथ होता कि नहीं तुम रन मत बनाओ, मैं तुम्हें खिला दूंगा, तो फिर मैं भी मेहनत नहीं करता। ठीक है। अनाया बांगर वुमेन क्रिकेट टीम में जगह मांग रही हैं। जी कहानी पूरी आपको पता है? बिल्कुल बिल्कुल। आना चाहिए इनको वुमेन क्रिकेट टीम में या नहीं? वो इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि उनका केवल जो है ना सारी चीज़ें तो सेम ही है ना, जो बॉडी सेम मतलब मैक्सिमम जो आपकी जो स्ट्रेंथ है बॉडी की वो तो चेंज नहीं हुई ना, वो तो चेंज नहीं हुई, तो उसमें स्ट्रेंथ अभी भी जो उनकी है वो सेम सेम। अभी मैंने एक वीडियो देखा था रिसेंटली, तो ड्राइव वगैरह जो लगा रहे थे वो बॉडी का जो होता है ना टाइप, एक मेल जो ड्राइव मारता है पुल शॉट मारता है, एक फीमेल मारती है, दोनों में फ़र्क होता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए आपके अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए। हाँ मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि फिर उसमें क्या होगा ना जो है जैसे लाइक एलिस पेरी, आपने नाम सुना होगा, ऑस्ट्रेलियन जो हैं, वो फीमेल हैं प्रॉपरली, लेकिन क्या है उनकी जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग होती है वो हमसे बहुत अलग होती है। इंडिया में उतना अच्छा नहीं है। आप देखो किसी से भी अगर आप कंपेयर करो अनाया बांगर की, तो फिर आप देखो बॉडी में कितना फ़र्क है। अभी देखा मैंने किट लेके वो प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए जा वही वही हाँ प्रैक्टिस, हाँ देखने में भी एक लगता है कि नहीं बॉडी पोस्चर और बिल्कुल बिल्कुल वो प्रॉपर लगता है ना। एक जो है फीमेल प्लेयर का ड्राइव मारना, डिफेंस करना, उसका बॉडी पोस्चर और एक मेल का दोनों में फ़र्क होता है, ये बिकॉज ऑफ COG। ठीक है सर। आपने हेड कोच अपना टाइम सर्व किया है, अपनी जॉब सर्व करी है पठान ब्रदर्स के, जी है ना, एकेडमी में। यूसुफ पठान एंड इरफान पठान, इंडिया के दो अनमोल हीरे। जी। कैसा रहा सफ़र आपका वहाँ पे? वहाँ पे बहुत अच्छा रहा सफ़र, और जब मेरा फर्स्ट टाइम मीटिंग हुआ यूसुफ पठान जी से, तो वो बहुत अच्छा एक अनुभव था मेरे लाइफ में। पहले मैं सोच रहा था, जब मुझको उनसे मिलना था, जब ओपनिंग थी हमारे एकेडमी की, तब मैं ये सोच रहा था कि मैं उनको जब फेस करूँगा तो लाइक इतने बड़े प्लेयर हैं तो उनसे कैसे मैं फेस करूँगा। बट जब मैं उनके सामने पहुँचा तो उन्होंने जो चीज़ फर्स्ट इम्प्रेशन जो था उन्होंने जो किया, तो वो मुझे एकदम से कि मुझे लगा कि वो उन्होंने खुद मुझको बुलाया और मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, हाथ मिलाने के लिए। तो फिर मैं अपना आप वहीं पे कंफर्टेबल हो गए? बिल्कुल बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। ये एक बड़े आदमी की बिल्कुल एक ये बहुत अच्छे प्लेयर की ये पहचान होती है कि उनमें जो है ना अपने से जो रहते हैं जूनियर्स, उनको कैसे मोटिवेट करना है, उनको कैसे आगे बढ़ाना है। तो वहाँ पे बहुत अच्छा था। उन्होंने बस एक ही बात बोली थी कि आप अपनी मेहनत करो और एकेडमी जो है जो भी होगा वो देखेंगे, बट एकेडमी में आप मेहनत करो, बच्चे निकलेंगे। और वहाँ पर रियलिटी हुआ कि उनका जो कॉन्फिडेंस उन्होंने जो मुझे दिया था, उससे फिर वहाँ पे उसके नेक्स्ट ईयर 5 बच्चे तमिलनाडु की टीम में थे। अच्छा जी, तमिलनाडु अंडर 14 में 4 बच्चे थे, 4 लड़के थे, और अंडर 15 में 1 लड़की थी। किस एकेडमी, किस जगह पे थी ये? क्योंकि काफ़ी सारी एकेडमी है शायद उनकी। जी जी हाँ, बहुत सारे आप किस सेंटर। जगह पे थे? ये सेलम तमिलनाडु में। तमिलनाडु, सेलम में। हाँ असम तमिलनाडु। कितना टाइम रहे सर आप वहाँ पे? मैं वहाँ पे रहा हूँ 2 साल। 2 साल। आप पर्सनली मिले उन लोगों से, पर्सनली आप लोगों ने देखा, आपको क्या लगता है कि एक उनकी ऐसी हैबिट जो आपको लगता है कि थोड़ा सा उनको यूनिक बनाती है बाकी लोगों से, या फिर एक कह सकते हो कि एक सक्सेसफुल पर्सन के लिए शायद आपको लगता है कि वो उनके अंदर एक कॉमन थी जो बच्चे जैसे अडॉप्ट कर सकते हैं? उनका जो है डाउन टू अर्थ बिहेवियर था, बिल्कुल वो इतने हम्बल थे। हाँ बिल्कुल इतने बड़े प्लेयर होने के बाद 2 वर्ल्ड कप टीम में थे वो, और T20 वर्ल्ड कप भी जो चैंपियन टीम थी उसमें भी थे, 2011 वर्ल्ड कप में भी थे। तो उसके बाद भी इतना ज़्यादा नॉर्मल, इतना हम्बल होना, तो वो खुद भी ट्रेनिंग देते थे वो आके? बिल्कुल वो आते हैं, बच्चों को कहीं भी ज़रूरत होती है तो वो बताते हैं आके। वीडियोज़ में भी हम लोग देखते हैं कि वो आते हैं बच्चों को, इरफान पठान हैं दोनों लोग, आते हैं बच्चों को बताते हैं, कहीं पे भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है वो भी करते हैं। कोई ऐसी अनटोल्ड स्टोरी आपको जो याद हो उस कैंप की उनके साथ, या कुछ ऐसे जो आपको लगता है कि बड़ी कुछ यादगार थी? यादगार बस ये था कि वहाँ पे उन्होंने जो बच्चों के साथ में, जैसे कि वहाँ पे एक पुलिसमैन थे वहाँ पे,
वो भी वहाँ ड्यूटी कर रहे थे, वो भी बहुत अच्छे प्लेयर थे, यूनिवर्सिटी प्लेयर थे। वो वहाँ कभी कभी प्रैक्टिस पे भी आते थे हम लोग के साथ। तो उन्होंने उनसे पूछा कि सर क्या मैं बॉल डाल सकता हूँ, किन्होंने पूछा? पुलिसमैन ने, अच्छा यूसुफ पठान जी से। अच्छा अच्छा हाँ, ठीक है तो उन्होंने बोला, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है आप बॉल डालिए। तो वो अपनी वर्दी में थे क्योंकि वहाँ पे उनकी ड्यूटी थी, बट बॉल डाल रहे थे, उन्होंने खेला भी। यूसुफ पठान जी ने खेला। यूसुफ पठान जी ने उनको प्रॉपर खेला ठीक से। तो अब उनका जो मैं बता रहा हूँ ना, मैं इरफान पठान जी से नहीं मिला हूँ, यूसुफ पठान जी से मिला हूँ, बट उनका नेचर क्योंकि उनके फादर भी बहुत एक हम्बल पर्सन है, मैं बहुत सारा जो है उनका वीडियोस देखा हूँ, तो इसलिए देखा मैंने भी, बहुत अच्छे इंसान है उनके फादर साहब भी, और बिल्कुल शायद वही आगे इन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया है। बहुत भाई, बिल्कुल बिल्कुल। इरफान पठान जी मैंने सुना काफ़ी एग्रेसिव है क्या ऐसा? नहीं एग्रेसिव तो नहीं है, लेकिन हाँ फील्ड पे होना भी चाहिए। फील्ड पे इसलिए होना चाहिए कि अगर कोई भी आपसे लाइक खेल के अलावा कुछ बोलता है तो फिर आपको रिएक्ट करना चाहिए थोड़ा और। कोई ऐसा मोमेंट जब आपने फील किया हो कि नहीं यार ये इस वजह से बड़ा प्लेयर है? यूसुफ पठान जी, डिसिप्लिन उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उनसे जब मेरी बात हुई, हम लोग डिनर पे जब बैठे थे तो बात हो रही थी, मैं कहा सर आपने ऐसा क्या अलग किया जो आपने इतना ऊपर क्रिकेट खेला? तो उन्होंने कहा कि मैंने बस अपना ट्रेनिंग को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, ट्रेनिंग के अलावा मैंने कुछ भी नहीं सोचा। अगर मुझको दिन में 8 घंटे ट्रेनिंग करनी है तो करनी है, 6 घंटे करनी है तो करनी है, उसमें कोई गैप नहीं। अगर हमारे फ्रेंड्स बुला रहे हैं तो नहीं जाना, ट्रेनिंग ख़त्म करके जाना है। ओके, जी मतलब मन पे जीत पा ली उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ा सर एक कॉमन एक स्पोर्ट्स पर्सन को जो एक फेयर होता है खासकर क्रिकेट में कि रिजेक्शन का, फेलियर का डर है ना, आपको मैच ड्रॉप कर दिया जाता है ना, या फिर आपको रेस्ट पे बैठना पड़ता है। ऐसे कई अभी मैंने देखा प्लेयर्स हैं जो अच्छे हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, बट वो बेचारे रेस्ट पे हैं, फिर वो है ना एक मैच ड्रॉप कर दिया जाता है। उस सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि एक पर्सन को या स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करना चाहिए? उनको ये बताना चाहिए कि जो स्क्वाड होता है ना हमारा 15 का, तो वो पूरी की पूरी टीम होती है। जो 11 खेल रहे हैं वो ऑन फील्ड अपनी मेहनत कर रहे हैं, और जो 4 बाहर बैठे हैं वो ऑफ फील्ड अपनी मेहनत करिए। आप बाहर से जो ड्रिंक्स की व्यवस्था होती है या फिर कैसे मोटिवेट कर सकते हो प्लेयर को, क्योंकि आप भी टीम का हिस्सा हो। वहाँ पे जो बाहर बैठते हैं तो उनको कुछ भी अलग सोचने की जरूरत। इंडियन टीम में सर सबसे ज़्यादा वो कौन है जो ड्रिंक मतलब जो बैठा है तब भी एकदम मस्त रहता है? बैठने में तो मुझे लगता है कि मैंने जो प्लेयर देखे थे जिसको मैं फॉलो भी करता हूँ, लाइक अगर सुरेश रैना को आप बाहर बैठा दें टीम के बाहर, अगर अब भी वो 11वें कि 12वां प्लेयर बन के रहते हैं। वो नहीं 12 नहीं, वो 11 ही बन के रहते हैं। वो बाउंड्री पर रहेंगे और बाउंड्री पे बैठ के वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे कि फील्ड ये लगाओ, ये करो, वो करो। पानी के लिए किसी ने इशारा किया तो दौड़ के चले गए, इंतजार नहीं कर रहे हैं कौन जाएगा। मतलब उनका दिमाग चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये टीम वर्क होता है, पूरा टीम वर्क ही होता है पूरा, बिल्कुल। इसीलिए ठीक है, सोशल मीडिया के आने से एक अलग प्रेशर आया है ना फेलियर से ज़्यादा मुझे लगता है आजकल सोशल मीडिया पे ट्रोल होने का भी एक डर सब लोगों में रहता है कि यार मैं मतलब मैं ड्रॉप हो गया, आप तो सोशल मीडिया पे मेरी बैंड बजनी है, लोग क्या कहेंगे, है ना, मतलब मीमर्स मेरे को ट्रोल करेंगे। तो फ़र्क पड़ा है उससे भी आपको लगता है? उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि हम लोग जो चीज़ें देख पाते हैं वो लोग उतना नहीं देखते हैं। वो लोग हाँ तो एक नॉर्मल इंसान ज़्यादा उसको ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग अवॉइड करते हैं। एक्चुअली जब मैं ट्रेनिंग में था, हमारे जो कोच सर थे, मेरे मेन कोच जो थे इंद्रपाल सर थे, जो रणजी ट्रॉफी खेले हैं, और शशिकांत खांडेकर सर जिनका नाम आपने सुना भी होगा, वो इंडिया के लिए भी उन्होंने जो टीम में थे, तो वो यही बोलते थे कि पूरा ग्रुप के साथ में कि बेटा आप लोग जो हैं ये जो खेल वाला न्यूज़पेपर होता है ना, उसको मत पढ़ा करो। अच्छा, हाँ, न्यूज़पेपर मत पढ़ो। उसके अलावा जो है आप टीवी पे बहुत ज़्यादा मैचेस को भी अवॉइड करो, आप अपनी ट्रेनिंग ज़्यादा करो। उसका रीज़न ये, जब हमने पूछा रीज़न क्या है, तो उन्होंने कहा कि लाइक का भी सूर्य कुमार यादव है, वो बॉल को पीछे मारते हैं। अब आप लोग जब उनको फॉलो करोगे तो आप भी सोचोगे ये बॉल हम पीछे मारें, तो आपका मन विचलित होगा।
जब आपका मन डाइवर्ट होगा तो क्या होगा, फिर आपके आउट होने के चांस बहुत होंगे। आपको खेलना है वर्टिकल बैट स्ट्रोक्स, वो लोग खेलते हैं हॉरिजॉन्टल, क्योंकि कारण क्या है, उन्होंने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है। तो आपके अपने मन को कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर आप ज़्यादा वीडियो देखोगे, ऐसा एक बच्चा है हमारे पास, एक बच्चा है हमारे पास एकेडमी में, तो वो क्या करता है, वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वीडियोस देखता है, यूट्यूब वगैरह पे। तो मैं देखता हूँ कभी वो विराट कोहली का स्टांस कर लेता है, अभी सडनली ब्रेविस जो अफ्रीकन जो है ना बैट्समैन, तो अभी उनको फॉलो करने लगा। मैं उसको देखा कि ये हर वीक में स्टांस चेंज हो जाता है इसका, और मैं परेशान हूँ। तो मैंने उससे बोला कि तुम कहाँ से देखते हो, कि सर नहीं बस ऐसे हो जाता है। तो मैंने फिर सोचा कि उसका एक्शन पहले नॉर्मल था, बॉलिंग एक्शन, वह ऑलराउंडर खेलता है, फिर वो एक दिन ब्रेटली के एक्शन में बॉल फेरने लगा। अब मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं इसको कैसे कंट्रोल करूँ कि ब्रेटली कभी बन जा रहा है, कभी शोएब अख्तर बन जा रहा है। तो फिर जब मैंने उसके फैमिली से बात की, उन्होंने बताया कि ये यूट्यूब वगैरह बहुत देखता है, वीडियोस देखता रहता है और एक्शन और सब चीज़ देखता है। माना बाद में वो? बिल्कुल माना, बिल्कुल। फिर मैंने उसको बोला, बेटा तुम जो हो उसी को फॉलो करो। अगर सबको फॉलो करोगे तो 2 साल 3 साल के बाद में तुम फिर फॉलो करने के लायक नहीं बचोगे। इसीलिए फिर अब वो मान गया है कि अपने उस पर आ गया है प्रॉपर। जी। अभी जैसे मैंने आपके बारे में सर थोड़ा बहुत पढ़ा, एक लंबी जर्नी रही है आपकी जी। और हाल फिलहाल में जो उत्तर प्रदेश की जो दिव्यांग क्रिकेट टीम है, पैरा क्रिकेट टीम जो इंडिया उत्तर प्रदेश की है, उसके आप कोच हो, सीनियर टीम के। थोड़ा सा सर बताइए कि कैसे एक दिव्यांग पर्सन क्रिकेट खेलते हैं, क्या फ़र्क है उनका एक नॉर्मल क्रिकेट टीम से, या फिर नॉर्मल जो है क्रिकेट जो खेलता है पर्सन उसमें, और एक पैरा क्रिकेट जो टीम प्लेयर है उसमें क्या फ़र्क होता है थोड़ा सा? उसमें मेरे अकॉर्डिंग जो एक दिव्यांग क्रिकेट टीम है और एक नॉर्मल क्रिकेट टीम है, उन दोनों में जो करेज लेवल है वो दिव्यांग क्रिकेट का दिव्यांग क्रिकेट प्लेयर्स का बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मेरे साथ में जो प्लेयर्स हैं, तो 2-3 प्लेयर रहते हैं, उनका एक हाथ नहीं है। अब वो एक हाथ से ही बॉलिंग करते हैं, उसी हाथ से बैटिंग भी करते हैं, और एक हाथ से ही फील्डिंग भी करते हैं। फील्डिंग में वो डाइव लगा के सिंगल हैंडेड कैच भी लेते हैं प्रॉपर, जैसे हम लोग रनिंग करके सिंगल हैंड थ्रो करते हैं, वो सारा काम करते हैं वो। हमने जब भी उनसे बात किया कैंप के टाइम में, मैंने कहा आप लोग आपका हाथ नहीं है तो आपको परेशानी नहीं होती, आपको लगता नहीं हाथ नहीं है? बोले ईश्वर ने जितना हमको दिया है, हमें चाहते हैं हम इसी एक हाथ से अपनी पहचान बनाएं। अभी जब यूपी लीग हुआ था तो एक प्लेयर, इंडियन प्लेयर है, हमारी टीम में था मेरठ किंग्स में, शिव शंकरा, और ही इज़ फ्रॉम कर्नाटका टीम में अभी करंट में खेल रहे हैं वो भी। तो अभी वहाँ पे मुझे जाना है, वो भी मिलेंगे। तो उस बंदे का एक हाथ नहीं है। अभी आप यूट्यूब पे डालेंगे जब, तो अभी इनका मैच हुआ था मुंबई में, वानखेड़े मुंबई में, तो वहाँ पे उन्होंने सिंगल हैंडेड में कई 6 लगाए हैं एक हाथ से। इनकी बाउंड्री सर सेम रहती है वो, या फिर छोटी होती है? नहीं, सेम रहती है। और वो हमारी टीम में था जब यहाँ पे कानपुर में, तो उसकी बाउंड्री लगभग थी 70 मीटर्स, और वो 90 मीटर 6 एक हाथ से मार रहा था। एक हाथ से? एक हाथ से। इतनी पावर कैसे जनरेट होती है? वो प्रॉपर एक वो प्रोफेशनल एथलीट है वो, शिव शंकर जो है ना, प्रोफेशनल एथलीट है वो। उसका डेली का ट्रेनिंग प्लान अलग ही होता है, क्योंकि हाँ बात होती है, हम देखते रहते हैं उसको। तो कभी सर फील हुआ आपको कि इन लोगों से मिलके कि आपको लगा हो कि नहीं यार, मतलब नहीं हो पाएगा, या फिर मतलब कैसे अपने आप को इतना मोटिवेट करते हैं? आपको लगता है कि यहाँ फिर जस्ट एक चल रहा है, या वो सच में कुछ है जो उनको मोटिवेट करता है? ये यहाँ पे जो हम लोग का एक लॉ ऑफ नेचर होता है ना, कि ईश्वर हर किसी को कुछ ना कुछ अलग दे के बेचते हैं। उन लोग के साथ भी ऐसा ही है। अगर उनका एक हाथ नहीं है, लेकिन उनके पास में हमसे ज़्यादा करेज है, हमसे ज़्यादा मोटिवेशन है, तो इसीलिए वो उसको वर्क करते हैं। और इंडिया खेलना एक हाथ से बहुत टफ जॉब है। और वो शिव शंकर जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो इंडिया प्लेयर है, इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर चुका है। मैं ज़रूर देखूंगा उनकी वीडियो इसके बाद। बिल्कुल। तो
मतलब उनका जो लेवल रहता है, मैंने उनसे जब भी बात किया, अभी हमारे टीम में एक बंदा था, उसका तो एक पैर नहीं था, बट वो जो है ना, जो पैर लगा के जो रहता है हम लोग का, जो लगाते हैं डुप्लीकेट पैर लगता है, हाँ जी, आर्टिफिशियल पैर लगा के, उसके बाद भी मैंने देखा कि वो प्रॉपर फील्डिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सिंगल डबल ले रहे हैं, तेज दौड़ रहे हैं, डाइव लगा रहे हैं। आपकी टीम में कोई ऐसा पर्सन अभी जिसको आपको लगता है कि यार ये मतलब एक कह सकते हो कि ग्रेस ऑफ गॉड है या फिर एक भगवान का एक आशीर्वाद है जो ये कर पा रहा है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है इसके लिए कि क्रिकेट खेल पाए? कोई ऐसा है स्टूडेंट अभी आपका? हाँ, अभी तो करंट में तो अरसलान जमाल लड़का है, उसके बारे में बात करता हूँ मैं। उसके दोनों हाथ नहीं है बचपन से, उसके एल्बो हाथ दोनों नहीं है और वो हाँ हाथ, मतलब इतने हाथ है, हाथ भी नहीं है, मतलब वो तो खाली हाथ नहीं है केवल वो, हाँ सुरबा जो है जन्म से ही नहीं है उसके, लेकिन भी खेलता है। हाँ वो प्रॉपर वो है, बैट्समैन है प्रॉपर, और वो सारी शॉट्स खेलता है, वो स्कूप शॉट भी खेलता है, वो कवर ड्राइव भी खेलता है। कैसे पॉसिबल है, मतलब बैट पकड़ कैसे लेता है वो? बैट वो अपना जो है ना नेक के सहारे और अपने हाथ के सहारे जी, और वो प्रॉपर हमारे सेंटर पे भी आता है, जो वो हमारा सेंटर है कांट में, जो आयुष स्पोर्ट्स एकेडमी है, वहाँ पे भी वो आता है ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि वो यहाँ पे एएमयू जो है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ पे स्टूडेंट भी है, पढ़ाई भी करता है, और वो लिखता भी है उस यहाँ से अपने प्रॉपर दोनों हाथों के। क्या बात कर रहे हो? यस यस, लिखता भी है वो। सारे काम करता है वो। और मैंने उसको देखा कि लाइक जब वो आया सेंटर पे, तो मैंने उसको जब चाय उसको दिया, तो मैंने कहा यार कैसे पियोगे तुम? तो उसने अपना दोनों हाथ से, जो हाथ नहीं से, चाय भी पी रहा था, केला भी छील के खा रहा था, बिस्किट भी उठा के खा रहा था। आपने सितारे जमी पे मूवी देखी है? जी, उसमें कोच थे उनके आमिर खान। रिलेट करा आपने थोड़ा बहुत अपने आप को उनसे या नहीं? उनसे तो नहीं किया, लेकिन मेरा जो विजन है देखने का, मैं ये चाहता हूँ ना कि मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए। अगर असलान मेरे थ्रू अपने लाइफ में सफल हो जाता है, किसी मुकाम तक पहुँच जाता है, तो बस मेरे लिए हो गया कि हाँ मैंने अपना काम ईमानदारी से कर दिया। ये बेस्ट विशेस है सर। थैंक ओके, आप सर थोड़ा सा मेरे को अपने बारे में बताइए। आपने स्टार्टिंग क्या, कहाँ से स्टार्ट करा, क्या प्लान था? गाड़ी यूं चली, ऐसे गई या सीधी गई? लाइफ में प्लान तो कुछ भी नहीं था पहले, क्योंकि पहले हम लोग के यहाँ पे स्पोर्ट्स को इतना कल्चर है नहीं स्पोर्ट्स का, बट जीजा जी हैं हमारे, तो वो स्टेट प्लेयर हैं वॉलीबॉल के, तो हमारे यहाँ वॉलीबॉल का क्लब चलता है, तो उस क्लब में मैं भी अपना खेलने जाता था वॉलीबॉल। बट मैं शुरुआत से क्रिकेट को बहुत पसंद करता हूँ, तो मैंने उनसे एक दिन क्वेश्चन पूछा था सचिन सर के बारे में। मैंने कहा क्या क्रिकेट खेलना या क्रिकेटर बनना मुश्किल है? तो उन्होंने जो रिप्लाई किया, उस चीज़ ने मुझको मोटिवेट किया, नहीं मैं करूँगा। उन्होंने मुझसे बोला कि सारे प्लेयर्स यही ग्राउंड से, इसी ग्राउंड से बनते हैं, और इसी ग्राउंड से उनकी पहचान होती है। अगर तुम बनना चाहते हो, तुम भी मेहनत करो और बन जाओगे। तो वहाँ से मुझको एक मोटिवेशन मिला। फिर मैंने अपना क्रिकेट शुरू किया, वहीं छोटी सी जगह से टेनिस खेलना शुरू किया। टेनिस से खेलते खेलते फिर रास्ते बने, कानपुर पहुँचा। कानपुर जाके मैं कमला क्लब ज्वाइन किया, वहाँ पे इंद्रपाल सर के अंडर में मैं खेला, फिर खांडेकर सर के अंडर में खेला। ये कुलदीप यादव और अंकित राजपूत, ये सारे बैचमेट हैं हमारे वहीं कमला क्लब में, तो इनके साथ में खेलता था। फिर ऐसा था, एक एज फैक्टर होता है, थोड़ा लेट शुरू किया मैंने क्रिकेट। जब लेट शुरू किया तो उसमें फिर लेट होने के बाद में अंडर 16, 19 ये तो ओवर ही हो गया था हमारा, क्योंकि मैंने 18 ईयर्स की एज में शुरू किया था क्रिकेट। तो वहाँ से फिर मुझे लगा 4-5 साल के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा सा अपने करियर को भी सेव करके चलना चाहिए। फिर मैंने एजुकेशन कर ही रहा था कंटिन्यू, फिर मैंने बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन वहीं कानपुर में ही कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया। क्रिकेट खेलता रहा, वहाँ से 2014 में मेरा बीपीएड हो गया। उसके बाद में 2015 में मैंने फर्स्ट टाइम कोई भी एक ऑफिशियल टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट किया, जो बरेली की टीम है, महात्मा ज्योतिबा फुले रूरल यूनिवर्सिटी जो है बरेली की, तो उसकी टीम में पहली बार जब मैंने मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मैं नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी के लिए मैं खेलने गया, तो मेरा पहला कोई ऑफिशियल टूर्नामेंट था, जो कि 5 साल की मेहनत के बाद में मुझे मिला था।
उसके बाद फिर उसको मिलने से बहुत सारा कॉन्फिडेंस आया मेरे पास कि नहीं मैं भी अब और आगे जाऊंगा। क्या उम्र थी उस टाइम आपकी? उसमें नियर बाई 22 ईयर्स, हाँ जी 22-23 ईयर्स रही होगी। उसके बाद में फिर मेरा सिलेक्शन LNIP ग्वालियर में हो गया, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। वहाँ पे मैंने PG डिप्लोमा इन योगा का कोर्स के लिए अप्लाई किया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने वहाँ से वेस्ट जोन के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया। वहाँ से खेलने के बाद फिर मैंने उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब अपना जो है ना करियर को सेव करना चाहिए दोबारा से, मतलब जो लगा कि अब स्पोर्ट्स में क्रिकेट में आगे बढ़ना कहीं ना कहीं, क्योंकि एक ये सर वो स्टोरी है जो आप सबको सुनाते हो, मुझे थोड़ा सा बताइए आपको क्या लगता है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सिस्टम को समझना है कि क्या आपको लगता है, जो मैं लोगों से सुनता हूँ या बाकी लोगों से समझता हूँ, कि शायद अगर थोड़ा पैसा होता तो काम हो जाता। नहीं, ऐसा कोई भी वो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि मेरे सामने पैसे वाली कोई समस्या नहीं थी। क्योंकि कई लोगों के मुंह से मैं ये चीज़ सुन चुका हूँ कि वो बहुत टैलेंटेड थे, सब कुछ थे, लेकिन शायद जब बिल्कुल आखिरी फेस में गए, यहाँ पे सिलेक्शन था, या तो वहाँ सोर्स काम आ गई या फिर पैसा। नहीं, ऐसा है ना कि सोर्स और पैसा जो है ना, अगर आप टैलेंटेड हो, अगर आपके पास में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो फिर आपको पैसा और ये सोर्स रोक नहीं पाएगा। पहली बात ये, मुझे कहीं पे भी नहीं लगा कि सोर्स ने मुझे रोका। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैंने इतना लेट शुरू किया था। मैक्सिमम लोगों से मैं यही सुनता हूँ। नहीं, वो एक्चुअली ऐसा है ना कि हम अपनी जो कमी होती हैं उसको हम इस तरीके की बातें करके कहीं ना कहीं उसको छुपाना चाहते हैं। मेरे अकॉर्डिंग नहीं है सर। आपके अकॉर्डिंग क्रिकेट का सिलेक्शन बिल्कुल क्लियर होता है? सिलेक्शन में ऐसा है कि क्लियर हम उसको, मैं अपने विजन से देखता हूँ ना, अगर हम ऐसा सोचेंगे कि सिलेक्शन पैसे से या सोर्स से होते हैं तो शायद कोई तो फिर हम मेहनत ही नहीं करेंगे। मेहनत नहीं करे। मैं अपने यहाँ बच्चों को यही बोलता हूँ। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ से 3 से 4 बच्चे, आपकी बातों से सिर्फ 2 आंसर निकल के आते हैं इससे, कि अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम मेहनत नहीं करेंगे, तो मतलब हमें सोचना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल होता है नहीं होता, तो इसलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि मेरे सामने कभी ऐसी कोई भी स्थिति नहीं आई। कोई भी स्थिति नहीं आई तो मैं तो नहीं बोल सकता। और होने को आई डोंट नो क्या क्या होता है, बट मैं अगर बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप सिंपल सा एक अपना टारगेट सेट करो कि मुझको मेहनत करनी है, मुझको परफॉर्म करना है। अगर आप परफॉर्मर बनोगे तो फिर आपको कोई अच्छी चीज़ को कोई भी खोना नहीं चाहता। कोई भी अगर फ्रेंचाइजी है लाइक IPL में, तो अगर आप परफॉर्मर हो तो आपको कैसे बैठा लेगी बाहर, आप पे पैसा लगाएगी। लाइक अभी जो यूपी से ही वो एक बंदा जो 14 करोड़ में कुछ बिका है, क्या नाम उसका, आई डोंट नो नेम, मुझे नाम याद नहीं है अभी। ठीक है। तो अब वो एक तो प्रशांत बीर यूपी से ही है, तो अब परफॉर्म कर रहा है ना कंटिन्यू, इसीलिए। IPL का सिलेक्शन कैसे होता है? कैसे एक टीम की नज़र में आप आते हो, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बट IPL कैसे फिल्टर करती है? वो आपको स्टेट की जो रणजी ट्रॉफी टीम होती है सारे स्टेट की, उनके अलग अलग टूर्नामेंट्स होते हैं। लाइक विजय हजारे हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया, तो उसके आधार पे वो परफॉर्मेंस को देखते हुए सारी फ्रेंचाइजी ने अपने अपने स्क्वाड बना रखे हैं। मतलब लाइक सिलेक्शन का सिस्टम बना रखा है कि उन्होंने अपने किसी को भी जिम्मेदारी दे दी कि आपको ये टीम टारगेट करनी है, इसमें जो बंदा कंटिन्यू परफॉर्म कर रहा हो उसको लिस्ट आउट कर लो, हम उस पर ही पैसा लगा देंगे, उस पर ही हम खरीद लेंगे। ये तरीका होता है। लेकिन मेनली जो मेरा एज ए कोच सोचना है कि आपको परफॉर्मर ही बनना है। कहीं ना कहीं तो निकल ही जाओगे। बिल्कुल निकल जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मेरे साथ का एक बंदा, मैं नाम लेना चाहूँगा, सौरभ यादव। तो सौरभ यादव ने कंटिन्यू 6 से 7 साल तक मेहनत किया। ही इज फास्ट बॉलर, और उसके बाद में फिर यूपी से उसको चांस नहीं मिला खेलने का। तो जो आप बोलना चाह रहे हैं तो मे भी कहीं ना कहीं रीजन हो सकता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा था बंदा, मीडियम पेस। मोहम्मद शमी की बात कर लीजिए आप, उन्होंने तो अपने इंटरव्यू में बोला भी है ये सारी बातें, बहुत सारे लोगों ने बोला। जी। तो भी सौरभ ने, जब एक दिन मेरे पास फ़ोन आया सौरभ का कि यार, मैंने कहा और क्या चल रहा है, ठीक चल रहा है क्रिकेट? तो उतना बोला नहीं है, छोड़ने वाले हैं अब, नहीं अब जॉब करेंगे। तो मैंने कहा यार सौरभ, छोड़ना नहीं है, तुम बहुत पास हो अभी। मैंने कहा तुमको अगर कोई भी चीज़ फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है तो मुझे बताओ,
क्योंकि वो थोड़ा सा जो है वीक था, वीक फैमिली बैकग्राउंड। वो, हाँ। तो फिर मैंने उसको बोला, क्योंकि मुझे पता था वो मीडियम पेस बॉलर है, क्योंकि बैट्समैन और बॉलर में बहुत फ़र्क है। अगर बॉलर आपको तो जल्दी क्लिक कर जाते हैं ऊपर, एज ए बैट्समैन क्लिक करना थोड़ा, क्योंकि बैट्समैन को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो फिर मैंने उसको बोला नहीं, छोड़ना नहीं। तो उसके बाद वो खेलता रहा, बताया आपको उन्होंने कुछ ऐसा? जी जी, बताइए, सारी बातें एक्चुअली हो जाती हैं। ऐसा बताया कि यार मैं अच्छा कर रहा हूँ फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं अच्छा कर रहा हूँ फिर भी। तो मैंने कहा हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन मैंने कहा ज़रूरी नहीं है कि आप गलत ट्रैक पे जाओ, छोड़ दो। एक्चुअली मेहनत करने वालों को वही मिलता है जो एक स्टेप पहले छोड़ के चले जाते हैं। अभी आप छोड़ के चले जाओगे तो आपका सीट को दूसरा ले लेगा। मैंने कहा छोड़ना नहीं यहाँ से, और आप ट्राई करो, 2 साल 1-2 साल और खेलो, नहीं मिलेगा तो वापस कर लेना, आपको कहीं ना कहीं अच्छा मिल जाएगा जॉब। क्योंकि टैलेंटेड बंदा था, सिंसियर भी था। तो उसके बाद में सौरभ तमिलनाडु लीग के लिए चले गए। उसके बाद में उन्होंने फर्स्ट टाइम जब TNPL तमिलनाडु प्रीमियर लीग में सिलेक्शन हुआ, तो ही कॉल्ड मी और मुझे बोला कि यार वो तमिलनाडु उसमें प्रीमियर लीग में हो गया है मेरा। तो मैंने कहा अभी और मेहनत करनी है, अभी रुकना नहीं है यहाँ पे। क्या एज है अभी उनकी? अभी उसकी एज लगभग होगी 32-33 के आसपास। अभी भी कंटिन्यू खेल रहे हैं बढ़िया? अभी हाँ, अभी करेंटली पांडुचेरी से रणजी ट्रॉफी अभी खेले हैं लास्ट ईयर। अच्छा। हाँ, रणजी ट्रॉफी खेले हैं और TNPL भी खेल चुके हैं। मतलब अभी बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया जी। सूर्य कुमार यादव सर एक एग्जांपल है कि IPL शायद वो पहले से खेल रहे थे, IPL बट इंडियन टीम में आने में बड़ा लंबा टाइम लगा उनको। क्या लगता है सर, क्या रीज़न रहा होगा? रीजन कहीं ना कहीं ये तो सिलेक्टर पर डिपेंड करता है, वो क्या सोचते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये है कि T20 के तो ही स्पेशलिस्ट बैट्समैन और अच्छे से हिट कर पा रहे हैं, बॉल को जल्दी खेल लेते हैं, उसका हमें देखने को मिलता भी है। बहुत सारे मुंबई के मैच जिताए हैं। अब सिलेक्टर क्या सोचते हैं, जैसे कि अभी हम संजू सैमसन के बारे में बात करें, बहुत टैलेंटेड पर्सन है, बट क्यों बैठे हैं वो ऐसा होता है कहीं ना कहीं, जो एक पूरा पूरा टीम होती है ना, टीम के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। लाइक हम जब बात करते हैं तो अभी गौतम गंभीर जी हैं, उनको क्या लगता है मुझे नहीं पता, बट इतना टैलेंटेड बंदा जो है उसको खिलाना चाहिए। आपको लगता है गौतम गंभीर जी या फिर जो टीम की हेड ऑफ मैनेजमेंट है वो नहीं चाहते? मे भी कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि जब इतना बंदा टैलेंटेड है, अब वो T20 में बैक टू बैक सेंचुरी बना रहे हैं, तो फिर खिलाना चाहिए। अभी मेरे को कुछ दिन पहले की बात है, मैंने इरफान पठान की भी वीडियो देखी थी। वो भी, अगर आपने भी देखी हो, धोनी के लिए उन्होंने कुछ बोला है कि उनकी वजह से मतलब उनको ड्रॉप किया या कुछ भी XYZ। तो लगता है आपको कि एक जो कैप्टन है वो डिसीजन मेकर होता है? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली ऐसा है ना, आप देखो कि जब विराट कोहली कैप्टन थे टीम इंडिया में, तो फिर उस समय विराट कोहली अपने अकॉर्डिंग टीम खिला रहे थे। लाइक युजवेंद्र चहल कंटिन्यू खेल रहे थे। उसके बाद में जब उन्होंने ड्रॉप आउट किया, जब विराट कोहली को, गायब हो गए। हाँ, तो उसके बाद युजवेंद्र चहल गायब हो गए। हाँ, एक्चुअली ऐसा, धोनी जब कैप्टन थे, धोनी ने क्या किया, टीम को पूरा एक सेट किया था, एक अच्छा माहौल बनाया। तो अब जो भी लाइक, अब धोनी को कौन पसंद नहीं करता, जैसे गौतम गंभीर जी ने अपने बहुत सारे इंटरव्यू में ऐसा बोला भी है। बिल्कुल बोला है। कि युवराज भी नहीं करते हैं। युवराज करते हैं, फादर नहीं करते। फादर नहीं करते। युवराज ने अपने आपने इंटरव्यू देखा भी होगा, युवराज ने बोला भी है कि मेरा जो है, धोनी ने ही मुझको मेरा करियर डूबने से बचाया था। अच्छा। हाँ, एक बार में बोला है, अब उसको देखना कि जब कैंसर से वापस आए थे जब वो, तो उसके बाद में धोनी ने ही टीम मैनेजमेंट से पर्सनली बोला था कि इनको युवराज को टीम में चाहिए। बिल्कुल। तो फिर धोनी एक्चुअली वो टीम का हित चाहते हैं हमेशा, जहाँ तक मैंने देखा है। मैं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका टीम का हित होना इम्पोर्टेंट है। टीम कोई नाराज है, कोई खुश है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। आप जब अपने नेशन के लिए खेल रहे हो, पर आपके लिए नेशन फर्स्ट होना चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल्स को बिल्कुल खुश करने का कोई फायदा नहीं, ऐसा है कि जैसे कि लाइक, अगर एज ए कैप्टन अगर मैं ये खराब कर रहा हूँ, तो फिर मुझे ही अपने आप को पीछे कर देना चाहिए फिर, क्योंकि अगर वहाँ पे देश के लिए, अगर देश की जो है चीज़ें आगे आ रही हैं तो। IPL आने से सर पूरा क्रिकेट का चेहरा बदल गया है, पूरा क्रिकेट का एक सिस्टम चेंज हो गया है। क्या कहना है आपको उसके बारे में? IPL तो
जो युवाओं को पहले मौका नहीं मिल रहा था, आप लोग देखते थे पहले, हम लोग मुश्किल से भाई 15 लोग दिखते थे हमको जो इंडियन टीम में है। आज हम लोग बोलते हैं ना कि अभी हम लोग क्यों बोल पा रहे हैं कि संजू सैमसन को चांस मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ खेल रहे हैं। वहाँ आईपीएल में रन बना रहे हैं, रणजी ट्रॉफी में रन बना रहे हैं। तो आईपीएल आने से क्या हुआ कि एक जो है ना दिखने लगे, परफॉर्मेंस एक दिखने लगा, तो हमको सबको सामने दिख रही हैं चीज़ें कि हो रही हैं, इनको चांस क्यों नहीं मिल रहा है। सूर्य कुमार यादव अगर आईपीएल नहीं होता, वो शायद वो गुमनामी में, एक मैं नाम लूँगा अमोल मजुमदार जी हैं जो अभी जो इंडियन टीम जीती है, हेड कोच वुमेन्स टीम के, जो अभी वर्ल्ड कप जीती है ना अपनी इंडियन टीम भी जीते। हाँ, तो उनमें जो कोच जो थे उनको कोई नहीं जानता था सबसे पहले, और उन्होंने मुंबई के लिए सचिन सर के बाद में और वसीम जाफर बहुत ज़्यादा रन बनाए हैं, बड़ा। हाँ बिल्कुल, पर वो इंडिया नहीं खेल पाए, उनकी पहचान अब बन पाई। अगर उसमें आईपीएल होता तो वो भी खेले होते। और सर नाम पता होता। बिल्कुल नाम पता। मैंने भी अभी ये जैसे अभी कपिल शर्मा के शो पे गए थे वो, बिल्कुल, और ऐसे 2-4 जगह गए तो सुनने में आया, अदरवाइज मैं भी नहीं जानता था। बिल्कुल, इसीलिए हम लोग इसलिए जानते थे कि हम लोग देखते रहते थे कि परफॉर्मेंस हो रहा है, न्यूज़पेपर में नाम आ रहा है कि अमोल मजुमदार ने सेंचुरी बनाई, अपने डेब्यू रणजी ट्रॉफी मैच में सेंचुरी बनाए थे वो। अच्छा। हाँ, तो यही कारण है ना कि जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि आप आईपीएल, आपने पूछा आईपीएल से क्या फ़ायदा हुआ। आईपीएल से ये फ़ायदा हुआ जो प्रतिभाएं छुप रही थी वो उजागर होने लगी, दिखने लगी। लेकिन फिर पाकिस्तान कहता है कि आईपीएल उनके सामने कुछ नहीं बेचता, है क्या ऐसा? ये क्वेश्चन तो उसका मैं क्या ही जवाब दूं। वहाँ पे जितनी प्राइज मनी है पीएसएल की, उससे कहीं ज़्यादा तो यहाँ पे खिलाड़ी खरीदे जाते हैं जो भी अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। ओके। तो अभी बांग्लादेश को कहते हैं कि इंडिया में बांग्लादेश के प्लेयर्स को नहीं खिलाना है, पीएसएल कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम उससे ज़्यादा हम पैसा देंगे, तुम हमारे पास आओ। बीसीसीआई से ज़्यादा पैसा तो मुझे नहीं लगता किसी बोर्ड के पास होगा, तो पैसे के लिए तो नहीं, लेकिन जो यहाँ पे जो एक अनुशासन है आईपीएल में, वो भी मायने रखता है यहाँ का क्रिकेट अलग करने में। आप देखो सारे जो भी क्रिकेट में जो बड़े नाम हैं देश में, लाइक ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, उनके सारे प्लेयर्स यहाँ खेलने आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ खेलने आते हैं, लेकिन उधर बहुत कम जाते हैं। पैसा कारण नहीं है, यहाँ सिक्योरिटी रीज़न, सिक्योरिटी रीजन भी है, ये भी रीजन है। बाकी सबसे कौन का बम फोड़ दे पता नहीं है। बिल्कुल, अभी इससे पहले श्रीलंका टीम गई थी वहाँ पे, तो देखा होगा आपने, गोलियां जला दी थी। बिल्कुल, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक मलाल तो है सर, थोड़ा सा, इंडिया का कोई शोएब अख्तर नहीं निकल पाया। हाँ, ये बोल सकते हैं, क्योंकि उसका मेन रीज़न ये है कि हमारा जो कल्चर है वो बैटिंग कल्चर है अपने यहाँ। इंडिया में बैटिंग कल्चर है। आप देखो, आप कहीं भी देखो, आप भी कभी पहले कभी भी आपने भी टेनिस या कोई क्रिकेट खेला होगा, लेदर क्रिकेट खेला होगा, प्रोफेशनली खेला होगा, तो हर कोई बैटिंग चाहता है। बैटिंग की लड़ाई होती है, बैटिंग की लड़ाई होती है, लेकिन बॉलिंग के लिए और फील्डिंग के लिए नहीं होती। तो यही कारण है, हमारे यहाँ यही रीजन है। बाकी का भी जो पाकिस्तान में क्या है, तो बोल सकते हैं कि नेचुरली वहाँ से पेस बॉलर निकलते हैं। क्या रीज़न है? नेचुरली तो नहीं हो सकता सर, नेचुरली कोई वहाँ की मतलब पेस बॉलर कहीं से नेचुरली कैसे निकल सकता है? एक होता है ना, जैसे कि आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलियंस हैं या फिर इंग्लैंड की टीम है ना, उनमें आपने देखा फिजिकल जो है उनकी टीम का जो फिटनेस लेवल है बहुत अच्छा होता है। वो क्या है, उनका एक कल्चर डेवलप हो चुका है उन लोग का। वही कल्चर यहाँ डेवलप हो चुका है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अच्छे बैट्समैन नहीं मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे बैट्समैन, लेकिन बॉलर अच्छे मिलेंगे। आप देखिए अभी शाहीन शाह अफरीदी हैं इस समय, नसीम शाह हो गए, इसके बाद में और पीछे जो आ रहे हैं अभी और भी अंडर 19। शाहीन शाह अफरीदी को आप अच्छे बॉलर मानते हो? अच्छा बॉलर क्या, जब था निप में था बॉलिंग, जब उनका तो बॉलिंग तो अच्छी ही थी उस समय, क्योंकि इन स्विंग बहुत अच्छी थी। शादी के बाद बर्बाद हो गए हैं? नहीं, ये नहीं बोल सकते, शादी का मतलब नहीं बोल सकते, लेकिन ये है ना कि वहाँ पे शिक्षा का प्रभाव पड़ता है मेरे अकॉर्डिंग। आपने देखा जो शिक्षित, जो जैसे लाइक विराट कोहली प्रॉपर एजुकेशन लेके हैं, सचिन सर हैं एजुकेशन लेके हुए हैं, राहुल द्रविड़ सर, जितने भी लोग हैं ये एजुकेशन के साथ में क्रिकेट खेल रहे हैं। इनको पता है कि हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हमको कैसे अपना बिहेव करना है, वो चीज़ बहुत मायने रखती है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो एक क्रिकेट तो खेल ही रहे हैं, साथ में अपना बैकअप पॉलिटिक्स में भी देखते हुए चलते हैं कि अगर जिस दिन हमें टीम से बाहर कर दिया तो कहीं ना कहीं के कुछ तो बन ही जाएंगे। हाँ, क्योंकि वो सिक्योर नहीं होते अपने फ्यूचर को लेके।
उसका मेन रीज़न यही है जो मैंने आपको बताया कि जो मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि उनके आप देखिए जो आफ्टर मैच जब ख़त्म होता है तो उसके बाद में जो भी सेरेमनी होती है, प्राइज सेरेमनी, तो उसमें आप देखिए जो लोग जब बात करते हैं तो बात करने में वो कैसे अपना इंटरव्यू वगैरह में आते हैं, किस टाइप से बात करते हैं या कैसे वो अपना स्पीच देते हैं। इंडिया में जो प्लेयर अच्छा खेल लेता है, अच्छा अब मुझे आइडिया नहीं है, अब शायद आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, जैसे सिराज इनको डीएसपी बना दिया गया, सरभजन सिंह को भी, ऐसे कुछ और भी प्लेयर्स होंगे। क्या पाकिस्तान में भी ऐसा कल्चर है या नहीं? हाँ, अभी नसीम शाह को बनाया गया है। अच्छा, बनाया गया? नसीम शाह को बनाया गया। क्या बनाया है उन्हें? अब वो आई थिंक सेम पोस्ट होगी जो वहाँ पे रहते हैं ना, जो अपने यहाँ जो। हाँ, तो क्रिकेट छोड़ रहे हैं अब? नहीं खेल रहे हैं, नहीं छोड़ नहीं रहे, खेल रहे हैं, करंटली खेल रहे हैं। हाँ, अभी तो शुरुआत ही की है उन्होंने, दो साल हुए होंगे मुश्किल से नसीम शाह खेलते हुए। ये तो सर हमने एक बात करी एक सक्सेसफुल क्रिकेटर्स की, ऐसे ही एक स्पोर्ट्स वेमेन हैं, बॉक्सर हैं इंडियन टीम की, अच्छा नाम कमाया है उन्होंने, मैरी कॉम जी। रिसेंटली उनकी कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या आप उससे अवेयर हो? अभी मैंने रिसेंटली नहीं पता उनके बारे में। ओके, अगर उनकी आपने मूवी देखी हो जो उन पे प्रियंका चोपड़ा जी ने मूवी बनाई थी, उसमें वो पूरी मूवी में दिखाया जाता है कि मैरी कॉम के जो हस्बैंड हैं वो अपना करियर है ना छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो करके बच्चों को देख सकें, उनको सपोर्ट कर सकें मैरी कॉम को। देन उसके बाद मैरी कॉम खुद भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये चीज़ बोलती हैं, और अभी आपकी अदालत में रजत शर्मा जी के शो में जाती हैं मैरी कॉम, और उनका डिवोर्स हो गया है मैरी कॉम का। चलो डिवोर्स होना एक अलग बात है, ठीक है, हो जाते लोगों के, बट वहाँ पे जाके वो ये चीज़ बोलती हैं कि उसने एक भी रुपया नहीं कमाया है, मेरे पैसों पे पला है वो, और गली में फुटबॉल खेलता था गली गली में, और बहुत कुछ जो नहीं बोलना चाहिए था। बड़ा बुरा लगा सुन के वो। ठीक है, डिवोर्स हो गया, आप एक अपनी प्राइवेट लाइफ को एक है ना एक सोशल मीडिया पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बताना चाहिए। तो क्या स्पोर्ट्स खेलते हैं जब लोग, या फिर जब एक टाइम तक आप खेलते हो तो इमोशंस का ख़त्म होने लग जाता है? ऐसा नहीं होता है एक्चुअली, ऐसा होता है कि अगर हमको कुछ जब अच्छा गाइडेंस नहीं मिलता है, जैसे जो आपने बोला मैरी कॉम ने जो उन पे ब्लेम किया या उनको बोला, तो जो हमारे इंडिया में आप देखिए ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं लाइक उनको कोच अच्छे से ट्रेन करते हैं, कहीं कहीं वो कोच अपने पैसे लगा के बच्चे को ट्रेन करता है, लेकिन अगर कहीं पे थोड़ा भी कोच ने कुछ गलत कर दिया, अपने मतलब में कोच गलत नहीं करते हैं, लाइक बच्चे को कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, जहाँ बच्चा थोड़ा मैच्योर्ड होता है पर वो कोच को छोड़ देता है, छोड़ के दूसरे कोच के पास चला गया, क्यों? उन्होंने बोल दिया कुछ। लेकिन यहाँ पे जो कल्चर अपने यहाँ का थोड़ा सा ख़राब है, इसीलिए सफलता के कारण जो है ना बहुत हमारे यहाँ चांसेस कम हो जाते हैं। बच्चे, पहले आपने देखा होगा कि टीचर्स बच्चों को पीट देते थे, गार्जियन कोई नहीं आते थे। नहीं, अभी नया कल्चर जो है बना है कि अगर डांट भी दिया ठीक से तो अगले दिन ही गार्जियन आ जाएंगे कंप्लेन लेके, कंप्लेन। हाथ कैसा लगाया। बिल्कुल, तो ये सारे रीजन है। और जो मैरी कॉम वाला जो है, मेरे हिसाब से आपको अपनी प्राइवेट लाइफ को ऐसे कहीं पे भी जो है उसको नहीं ओपन करना था, क्योंकि जो हमने देख पाया मूवी में, तो उस बंदे ने सेक्रीफाइस तो किया इनके लिए, बहुत सारा अपना फ्यूचर ख़त्म कर दिया। तो आपको ऐसे नहीं बोलना था। आपकी पर्सनल होती हैं बातें, हर किसी के बीच में होती हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं बोलना था, ऐसे किसी शो में नहीं बोलना था। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, आज ये जो पॉडकास्ट है कोई स्टूडेंट देख रहा है या कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं अपने करियर को लेके, स्कैर्ड है क्या होगा क्या नहीं होगा, एक शॉर्ट क्लियर और एक एक्सपीरियंस के साथ आप एक मैसेज जो उनको देना चाहो। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू एज सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं। अगर आपकी एज अंडर 15 है, 15 से कम में है, तो आप फुल डेडिकेट होकर जो भी काम करो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप उसको पूरी लगन से पढ़ाई करो, और अगर आप खेल रहे हो तो आपको खेल और पढ़ाई दोनों को साथ में लेकर चलना ही चलना है। अगर, क्योंकि आपको दोनों का रेशियो मैनेज करके चलना पड़ेगा, और करियर को सेव करने के लिए आपको लगातार मेहनत तो करनी पड़ेगी, और डाइवर्ट नहीं होना है लोग आपको जब आप शुरुआत करते हैं। जैसे
आप कहीं गांव से हैं, आपने कुछ भी शुरू किया, क्रिकेट खेलना शुरू किया, तो लोग आपको बोलेंगे अरे इसमें कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं मिलेगा। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने अपने लाइफ में कभी मेहनत नहीं की होती है। तो आपको अगर जो भी बच्चे या जो भी गार्जियंस ये हमारा जो ये सुन रहे हैं, उनके लिए सिंपल सा मैसेज है, आपका बच्चा जो करना चाहता है, उसका इंटरेस्ट जहाँ पे भी है उसको वो करने दीजिए, आप उसको सपोर्ट करिए। और आपको जब आपका मन साफ होता है तो आपको ईश्वर भी सही रास्ते दिखाते हैं, आपको गाइडेंस भी अच्छी मिलती है। आज हमने सीखा कि कैसे डिसिप्लिन लाइफ में ज़रूरी है एक सक्सेसफुल करियर के लिए, कैसे आपको रेगुलर नए नए चैलेंजेस के फेस करना पड़ता है, उसको कैसे आप ओवरकम कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया, समय दिया और हमें जितना हम समझ सकते थे हमें समझाया। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप आए, आभारी हैं हम आपके।